वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में हमेशा आता है यहाँ से प्रश्न। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे एक प्रकार से भारतीय संविधान का जो एक प्रकार से निर्माण हुआ है उसके बहुत सारे चरण रहे हैं। तो उन चरणों के बारे में संवैधानिक विकास के चरण और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में फिर संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, इन सभी चीज़ों को हम बाद में चर्चा करते रहेंगे। फिर मौलिक कर्तव्यों को लेकर के एक वीडियो में बना दूंगा, मौलिक अधिकारों को लेकर के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये जो है वीडियोज़ आपके समक्ष आती रहेंगी लगातार। तो मैं पॉलिटिकल साइंस के जो एक प्रकार से एक तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो पहला मुद्दा है ये, तो यहाँ पर इकाई नंबर 4 होगी लगभग ये, ठीक है, जिसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे इकाई नंबर 4, ठीक है, ऐसे बोले। तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2024 की परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा से आता ही रहा है, अब की बार भी आएगा। राजनीति विज्ञान में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है और भारत का संविधान आपको पढ़ना है, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। तो आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में तो जानते ही होंगे कि यानी कि भारत को आज़ाद करवाने में जैसे कि जो है शुरुआत से लेकर के 1885 से लेकर के जब से संविधान कि खास करके 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है INC, उसकी स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। वहाँ से एक प्रकार से आप देखते हैं राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है और राष्ट्रवाद की विचारधारा लोगों में पनपने लगती है। और जब राष्ट्रवाद की विचारधारा पनपने लगती है फिर उसके परिणाम स्वरूप जानते हैं क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप जो होता है तमाम प्रकार की विचारधाराएं आती हैं और लोगों को एक प्रकार से 1857 की क्रांति से ही सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। लेकिन वो चीज़ें हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले एक चैप्टर नंबर 1 और 2 में मैं आपको बता चुका हूँ वो चीज़ें। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बाकी मैं और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि जिनसे परीक्षा में प्रश्न आपके आते हैं वो आप लोग बड़े ही आसानी समझ पाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है कुल मिलाकर के कि संवैधानिक विकास का क्या चरण है। एक अपने आप में एक चैप्टर ये भी है, ठीक है, अपने आप में एक चैप्टर ये भी है संवैधानिक विकास के चरण, और दूसरा चैप्टर आपका है संविधान सभा का निर्माण। तो दोनों चैप्टर्स को हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, दोनों टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो संविधान अपना बना है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं, पहले 22 भाग थे लेकिन अब 25 भाग हो गए थे, फिर उसमें से कुछ कटौती हुई, यानी कि कुल मिलाकर के अभी 22 ही भाग हैं, ठीक है। 3 बढ़े थे फिर 3 कुछ घटा दिए गए हैं। तो आपको बता दूं संविधान में 395 अनुच्छेद पहले जब संविधान बना था तो भी थे और आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं, बस उसमें एक प्रकार से बढ़ोतरी जरूर हुई है क्योंकि 100 से अधिक बार संविधान में अब तक संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो संविधान में बहुत सारे संशोधन कि बहुत सारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल ऐड भी किए गए हैं, बहुत सारे जो है आर्टिकल को खारिज भी किया गया है संशोधन करके। तो कहीं ना कहीं पे 450 से अधिक संविधान में अनुच्छेद इस समय हैं, लेकिन मूल रूप से अगर देखें तो 395 ही हैं, चूँकि उन एक प्रकार से नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो 395 आज भी हैं। उसमें A B करके या जो है रोमन शैली वाला फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से करके या का खा गा करके उसमें वृद्धि करी गई है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक ही कहता है, जो अभी विवाद चल रहा था इंडिया और भारत को लेकर के, उसमें है क्या कि इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। तो हम कि उसमें कहा गया कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा जो कि इंडिया है, या फिर इंडिया जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। हालांकि भारतीय संविधान जो है वैसे अंग्रेजी में ही लिखा गया, ठीक है, बाद में उसकी हिंदी में कॉपी आई। तो चर्चा करेंगे हम पूरा संविधान कैसे बना के, किस प्रकार की चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत लंबा प्रक्रिया संविधान बनने में लगती, बड़ा लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय कुल मिलाकर के संविधान बनने में लगा। संविधान बनने के पीछे बड़ी राजनीति हुई है, बड़ी रणनीति हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है और उसके बाद में आकर के हमारा देश आज़ाद होता है और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना होती है और धीरे धीरे करके संविधान का निर्माण होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं किस किस प्रकार से क्या क्या सिचुएशंस आई। सबसे पहले हम समझेंगे संविधान होता क्या है। मुद्दा तो ये उठता है कि भाई संविधान है क्या? सर जी ये हमको बताओ कि मैं अभी इंटर में गणित पढ़ करके आया हूँ तो संविधान मैं नहीं जानता हूँ कि संविधान है क्या। तो संविधान क्या होता है इसको सबसे पहले समझें। बिल्कुल,
तो हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। संविधान करता क्या है, संविधान की उपयोगिता क्या है और संविधान का उद्देश्य क्या है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या देश नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल, संविधान के बिना भी देश चलेगा। लेकिन जो स्थिति आज है या जो कठिनाइयाँ बहुत सारी होंगी तब, जैसे सामाजिक नियमों को लागू करने में या एक प्रकार से जो राजनीतिक नियम है उनको लागू करने में कठिनाई होगी। संविधान एक दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज, इसमें नियम कायदे कानून ये सब लिखे रहते हैं, उपनियम लिखे रहते हैं, ठीक है। एक किताब होती है कानून, संविधान। अच्छा, भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात भी जान लीजिए सबसे पहली बात, ठीक है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का संविधान है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको बता दूं कि जो इंग्लैंड का संविधान है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो निर्मात्री सभा थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे, जिसके सलाहकार B.N. राव जी थे और भी बहुत सारे लोग उसमें कमेटी में थे। तो उन लोगों ने जब विचार प्रस्तुत किया, उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए, उसमें कई सारे संशोधन भी किए गए, उसको मैं अभी चर्चा करूँगा, ठीक है। तो इन लोगों ने पहले कई देशों के संविधान को पढ़ा, अमेरिका के संविधान को पढ़ा, वहाँ से खास करके संविधान की जो भाषा, संविधान के प्रस्तावना की जो एक प्रकार से शैली है उसको ग्रहण करी। इसके अलावा आप देखते हैं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वहाँ से लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को हुबहू उठा लिए गए या फिर उसमें कुछ संशोधन करके भारतीय संविधान में ग्रहण कर लिया गया, ठीक है। इसीलिए इसको उधारों का गुलदस्ता कहा जाता है शायद इसको, भारतीय संविधान को, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो कहीं ना कहीं पे अलग अलग देशों से प्रभावित है। जैसे अमेरिका से भारतीय संविधान में मैंने एक बताया प्रस्तावना की शैली ली गई। इसके अलावा अमेरिका से जो मौलिक अधिकार हैं, जो यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जिनकी व्यवस्था की गई संविधान में, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए। इसके बाद में आयरलैंड का संविधान लोगों ने पढ़ा और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को ले लिया, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद शामिल किए गए हैं वो एक प्रकार से उनके आयरलैंड के हिसाब से नहीं शामिल किए गए, लेकिन आयरलैंड में नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था की गई थी। उसी पैटर्न पर भारत में भी उसकी व्यवस्था की गई भाग 4 में। हाँ, भाग 4 के का में एक प्रकार से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ अधिकार देगा तो एक प्रकार से कुछ कर्तव्य भी आपके बनते हैं उसके प्रति, तो वही कर्तव्य बनते हैं। अनुच्छेद 51 के का में, भाग 4 के का में संग्रहित किया गया संविधान में संशोधन करके, और मौलिक कर्तव्यों को, और मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया, USSR के संविधान से, चूँकि उस समय USSR था, ठीक है, वो उस समय रूस नहीं था, ठीक है। रूस तो बाद में हुआ है 1991 में जब बटा रूस, तो 15 छोटे छोटे भागों में बटा, तो वो फिर रूस एक प्रकार से जो आज का रूस है वो पहले USSR हुआ करता था। 15 देश जो है वो इकट्ठा मिले हुए थे, लेकिन आज 15 देश बिखरे हुए हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी, ठीक है। इसी प्रकार से जो है कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई, ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था ली गई है भारत में एक प्रकार से इंग्लैंड से, ठीक है। कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड के संविधान का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा भारत पर, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने ही एक प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया था। इसी श्रृंखला में उससे पहले से भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो थी कहीं ना कहीं पे, या संविधान की चीज़ें जो थी वो आपके समक्ष में आती। तो सबसे पहले समझते हैं संविधान होता क्या है। देखिए, संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान जो होता है एक लिखित दस्तावेज होता है। लिखित दस्तावेज मतलब लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या इंग्लैंड का संविधान लिखा हुआ है? इंग्लैंड का संविधान जो है अभिसमयों पर आधारित है। इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान नहीं है। वहाँ समय समय पर संविधान एक प्रकार से, जैसे समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको एक प्रकार से अडॉप्ट करके और मामला निपटा लिया जाता है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान दो टाइप के होते हैं। भारत का संविधान लिखित है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, ठीक है। अभिसमयों पर आधारित है, ठीक है, यानी समय आने पर उसको ग्रहण किया जाता है चीज़ों को और संविधान में रखा जाता है। तो संविधान सबसे पहली बात समझो एक लिखित दस्तावेज है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझ रहे हैं, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें क्या होता है, शासन व्यवस्था से रिलेटेड विभिन्न नियम होते हैं, यानी ऐसे नियम शामिल होते हैं इस दस्तावेज में जो कि शासन व्यवस्था से संबंधित होते हैं, शासन व्यवस्था से रिलेटेड होते हैं, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे नियमों की एक दस्तावेज, एक पुस्तक होती है संविधान, ठीक है। संविधान आगे बात की जाए, विभिन्न नियम और उपनियम होते हैं। उपनियम भी होते हैं क्योंकि इन्हीं नियमों में, जैसे नियम नंबर 1 अगर है तो उसी नियम नंबर 1 में एक ये नियम हो जाएगा, दूसरा ये नियम हो जाएगा, तीसरा एक प्रकार से रोमन शैली में कई सारे नियम आपको मिलेंगे, तो उनको उपनियम कहा जाता है, या ABCD करके या का खा गा करके रख दिए गए तो उसको उपनियम बोलते हैं, ठीक है।
तो संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसमें शासन व्यवस्था से संबंधित विभिन्न यानी कई सारे नियम होते हैं, कई सारे उपनियम होते हैं उसमें लिखे होते हैं। और इसके अलावा संविधान का और क्या होता है? संविधान की विशेषता क्या है? देश की सर्वोच्च विधि होती है, देश की सर्वोच्च कानून होता है संविधान, क्योंकि संविधान में ही एक प्रकार या संविधान के आधार पर ही जितने भी कानून या नियम बनाए जाते हैं संविधान को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं। संविधान का उल्लंघन कोई भी नियम नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी नियम अगर भारत में जो संसद है भारत की वो बनाएगी तो संविधान के दायरे में रह करके बनाएगी, संविधान को ध्यान में रख करके बनाएगी। संविधान के नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई भी कानून बनाया जाता है भारत में तो वो कानून मान्य नहीं होगा या फिर वो कानून संवैधानिक नहीं होगा। उस कानून पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति जा सकता है और केस कर सकता है सरकार के खिलाफ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे तो संविधान क्या है? मतलब संविधान देश की सर्वोच्च विधि यानी सर्वोच्च कानून होता है। और इसके अलावा संविधान जो होता है अन्य विधियां भी खास करके संविधान जो ऐसी विधि होती है, संविधान सर्वोच्च विधि है और इसी सर्वोच्च विधि के द्वारा जो तमाम प्रकार के और कानून बनाए जाते हैं और अन्य विधियां जो होती हैं वह भी इसी से निर्धारित होती हैं कि कानून कैसा बनेगा और किस तरीके का बनेगा। ये बात संविधान ही डिनोट करता है, संविधान ही बताता है या संविधान के द्वारा ही निर्धारित होता है कि कौन सा कानून भारत में वैध होगा, कौन सा अवैध होगा, कौन सा संवैधानिक होगा, कौन सा असंवैधानिक होगा, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा कानून भारत की जनता के लिए बुरा होगा। ये सारी चीज़ों की व्याख्या या एक प्रकार से उन सारी चीज़ों को पर निर्धारित जो करता है कानून कैसा बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके अलावा संविधान की और विशेषता है कि जनता और राज्य के बीच संबंधों का विनिमय करता है। जनता और राज्य यानी कि जनता मतलब पब्लिक और राज्य माने क्या होता है? स्टेट। जनता और राज्य के बीच में संबंधों का विनिमय करता है। राज्य का यहाँ पर तात्पर्य जो होगा वो एक देश से मान सकते हो आप, क्योंकि एक प्रदेश से आप तात्पर्य नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पर राज्य का मतलब यूपी, एमपी इन सभी से नहीं होता है। यहाँ पर राज्य का तात्पर्य है मेरे भाई किससे? यहाँ पर राज्य का तात्पर्य है पूरे के पूरे कंट्री से, पूरे के पूरे देश से। तो देश और जनता के बीच में विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? अच्छा, बीच संबंधों का विनिमय करता। संबंध माने जनता का राज्य से और राज्य का जनता से, ठीक है, दोनों का विनिमय। विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करता है, ठीक है, एक दूसरी चीज़ों को बताता समझता है। क्योंकि जनता के पर अगर सरकार जो होगी कोई ज़बरदस्ती कानून लागू करेगी जो संविधान के खिलाफ होगा तो कहीं ना कहीं पे उसके खिलाफ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अगर जनता कोई ऐसा काम करती है जो कि एक प्रकार से गैर कानूनी है तो उस पर संविधान क्या करेगा या संविधान के द्वारा जो नियम कायदे बनाए गए उनके अनुसार उस व्यक्ति को दंड का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। अर्थात अगर सरकार नियमों का उल्लंघन करती है तो सरकार के लिए मतलब सरकार को आप एक प्रकार से चेता सकते, सरकार को बता सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। सरकार के खिलाफ भी केस चलता है, ठीक है, सरकार के लोगों के खिलाफ भी केस चला है। तो ये चीज़ें होती है। क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यही तो सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा ही शासन होता है और जनता जब चाहे मतलब कि अलग अलग स्थानों पर एक प्रकार से किसी भी कानून का विरोध तो कर सकती है लेकिन उसके कुछ आधार होने चाहिए, ठीक है। और लोक कल्याणकारी भावना भी भारतीय संविधान की विशेषता रही है। जनता और राज्य के बीच संबंधों का विनिमय या एक्सचेंज करना काम होता है संविधान का। इसके अलावा देश के आदर्श, उद्देश्य और मूल्य, ठीक है, किसी भी देश के आदर्शों को अगर जानना है तो वहाँ के संविधान को अगर आप जान लेंगे तो उस देश के आदर्शों को यानी उस देश का आइडियल क्या है उसको आप समझ जाएंगे। उस देश का उद्देश्य क्या है अगर उस देश संविधान को पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। और वहाँ का मूल्य, उस देश का मूल्य क्या है यानी वैल्यूज़ क्या है और इसके अलावा उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इसके अलावा आदर्श क्या है उस देश के। तो अगर किसी देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों के बारे में आपको जानना है तो वहाँ के संविधान के बारे में आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए। तो देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों के विषय में जानकारी मिलती है किससे? संविधान से, किसी भी देश की अगर बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो संविधान से रिलेटेड है। संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान के अनुसार ही क्या होता है? सरकार का संचालन किया जाता है। सरकार का संचालन किसके अनुसार किया जाता है? जो है किसके अनुसार? संविधान के अनुसार ही किया जाता है। क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, संसद में जो सदस्य बैठेंगे उनका चुनाव कैसे होगा। सारी बातें संविधान में लिखी गई हैं कि भाई राष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, राष्ट्रपति एक प्रकार से कितने सालों के लिए होगा, ठीक है। सारी बातें राष्ट्रपति से रिलेटेड, प्रधानमंत्री से रिलेटेड, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा सभी से रिलेटेड सारी बातें संविधान में ऑलरेडी अंकित हैं। जैसे सरला, एक सूत्र याद कर लीजिएगा, सा मतलब होता है एक प्रकार से क्या होता है? सरला। एक सूत्र याद रख लीजिएगा कि जो है सरला, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा लास्ट में आता है और संसद, ठीक है। तो संसद जो होती है 79
देखिए यहाँ पर 79, 80 और 81, ये होता है एक प्रकार से संविधान में ध्यान रखिएगा अनुच्छेद, तो इसको याद रख लीजिएगा सरला से, सरला, सरला सरला सरला। सा का मतलब होता है 79 अनुच्छेद यानी कि संसद, ठीक है। संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया भाई, एक संसद होगी भारत की, वो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में बताया गया है रा के बारे में, रा मतलब क्या होता है, राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में भैया, राज्यसभा के बारे में बताया गया, इसको हम चर्चा करेंगे बाद में। 81 में अनुच्छेद क्या बताया गया है, ला यानी कि लोकसभा के बारे में बताया गया। किसके बारे में भैया, लोकसभा के बारे में बताया गया है। क्लियर, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है। तो संविधान के अनुसार ही सरकार संचालित किया जाता है और राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित किया जाता है संविधान के द्वारा ही। राजनीतिक व्यवस्था का या पॉलिटिकल सिस्टम का बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा जो होता है या फाउंडेशन जो है वो निर्धारित, यानी कि किसका, पॉलिटिकल सिस्टम का जो एक प्रकार से फाउंडेशन तैयार किया जाता है वो संविधान ही निर्धारित करता है कि फाउंडेशन कैसा होगा। इसके अलावा किसी भी देश का संविधान जो होता है वहाँ के यानी उस देश के यानी किसी भी देश का संविधान वहाँ की विधायिका यानी कि जिस देश की संविधान है उस देश में उसकी विधायिका, वहाँ की कार्यपालिका और वहाँ की न्यायपालिका, इन तीनों के द्वारा शासन के संचालन को निर्धारित करता है। यानी कार्यपालिका का और विधायिका और न्यायपालिका का, विधायिका होती है संसद, संसद को ही विधायिका कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा। संसद होती है विधायिका यानी कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है और न्यायपालिका जो होती है ये एक प्रकार से कानून से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करती है। यानी न्यायपालिका में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी जज वगैरह होते हैं ये सब शामिल कर लिए जाते हैं। और विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका जो कानून बनाती है उसमें संसद के तमाम सारे सदस्य, विधायिका विधानमंडल के सारे सदस्य जो होते हैं, खास करके राज्य स्तर पर विधान सभाएं होती हैं उनके सदस्य, विधान परिषद होती है उनके सदस्य, और वहाँ पर राज्यसभा लोकसभा के सदस्य जो होते हैं यानी कि जो विधायक और MLA MLC, ठीक है, सांसद, ये सब जो होते हैं ये सब किसके सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका में जैसे IAS PCS कमिश्नर DM SP ये सब जो होते हैं ये सब एक प्रकार से कार्यपालिका के सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जितने भी होते हैं, जितनी भी संवैधानिक और गैर मतलब कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं वो भी एक प्रकार से कार्यपालिका के सदस्य ही हुआ करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा शासन के संचालन को, यानी शासन का जो संचालन किया जाता है इन तीनों के द्वारा, चाहे न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक मामलों में हो, कार्यपालिका के द्वारा नियमों को लागू करवाने में हो या विधायिका के द्वारा एक प्रकार से कानून को बनाने में हो, इन सभी के संचालन में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे संविधान की बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है और संविधान के नियमों को ध्यान में रख करके ये सारे लोग अपने अपने कार्यों को संचालित करते हैं, ठीक है। और खास करके यह उनकी स्थापना यानी कि कार्यपालिका की स्थापना, न्यायपालिका और विधायिका की स्थापना कैसे होती है और उनकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, ठीक है, उनके क्या क्या कार्य होंगे, क्या दायित्व होगा उनका, इन सभी को सीमांकन करना हुआ या फिर उनके शक्तियों में कम करना हुआ, बढ़ोतरी करना हुआ, उनके बारे में बताना हो तो सारी चीज़ें कौन बताता है, संविधान ही बताता है। यानी संविधान एक प्रकार से मुख्य रूप से किसी भी देश में सर्वोच्च विधि का काम करता है, एक उच्च कानून का काम करता है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और संविधान का रक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। न्यायपालिका में एक सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के अनुसार बनाई जाती है, तो उसी न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट होती है एक, ठीक है, यानी कि जिसको आप उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। और उच्चतम न्यायालय में एक प्रकार से न्यायाधीश वगैरह होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश उसमें होते हैं और भी लोग होते हैं उसके लगभग 30 और न्यायाधीश भारत में आप देखिए 30+ हैं लगभग, ठीक है, और भी शायद बढ़े हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग 30+ है जब मैंने पढ़ा था इसको। तो न्यायपालिका में वो चीज़ें होती है, तो सारी चीज़ों का संचालन या जो संविधान में कोई निपटारा, संविधान से जुड़े हुए कोई मसले पर या संविधान का अंतिम व्याख्याता जो होता है वो न्यायपालिका ही होती है, खास करके सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संविधान इस प्रकार से लिखा गया, मतलब संविधान ये होता है संविधान। अब इसी संविधान को बनाने में कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ा। संविधान बनने से पहले संविधान के थोड़ा सा इतिहास में हम जाएंगे, थोड़ा सा इतिहास की चीज़ों को हम टटोलेंगे, ठीक है। तो संविधान में जब हम इतिहास में टटोलेंगे कुछ, तो देखिए संविधान, भारतीय संविधान के चरण, संविधान बनने से पहले बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी स्थितियां थी। वो क्या थी, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, 1858 ईस्वी में एक कानून बन करके आता है। 1858 ईस्वी में
एक कानून बनता है। आपको मैं बता दूं, जब अंग्रेज लोग भारत में आए, शुरुआत से 1600 ईस्वी में कंपनी आती है, 1611 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित होती है, फिर और भी जगहों पर स्थापित होती है कंपनी। तो कहीं ना कहीं पे जब भारत में इंग्लैंड के लोग आते हैं, उससे पहले भी भारत में जैसे पुर्तगाली आए, 1498 ईस्वी से ही पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा आया, समुद्री मार्ग खोज करता हुआ भारत पहुंचा वो। इसके पहले आप देखते कोई लगभग व्यापार की दृष्टि से नहीं आते थे, तो वो स्थलीय मार्ग से आया करते थे, व्यापार हुआ करता था। लेकिन जब स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप लोग जलीय मार्ग की खोज करते हैं, और पुर्तगाल का एक नाविक जो होता है वास्को डी गामा, वो एक प्रकार से अफ्रीका के नीचे नीचे होता हुआ कालीकट होता हुआ, मतलब कि एक प्रकार से अफ्रीका के नीचे नीचे होता हुआ करके कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है भारत में। और वहां पर एक प्रकार से जमोरिन नाम के एक राजा थे, वहां पर शासन कर रहे थे, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, और एक प्रकार से वो यहाँ से बहुत सारे मिर्च मसालों को लेकर के गया वास्को डी गामा। और उसके बाद में लगभग उससे 10 गुना या लगभग बहुत ज़्यादा गुना, एक प्रकार से 100 गुना से अधिक जो है उसने एक प्रकार से मुनाफा हुआ, उसको जितनी पूंजी लगाई थी उससे बहुत ज़्यादा उसको मुनाफा होता है। ऐसे में लोगों को पता चला कि भाई भारत जो है एक ऐसा देश है, या जो पूरब के देश हैं खास करके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, ज़्यादा लोग डेवलप नहीं है, लोग एक प्रकार से बहकावे में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें पता हो जाती हैं, और वो लोग एक प्रकार से यात्री लोग आने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ या अन्य लोग हुए, वो भारत में आते रहते हैं। तो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद में फिर और भी लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ये लोग एक प्रकार से आते गए, और भारत में एक प्रकार से ये लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी। और फिर पहले इंग्लैंड वाले क्या करते हैं कि पहले जितने भी इनके प्रतिद्वंदी थे, यानी चाहे वो फ्रांस के लोग हों, चाहे डच हों, और चाहे एक प्रकार से पुर्तगाली हों, इन सभी को यहाँ से पहले खदेड़ने का काम करते हैं। और जब यहाँ से सारे लोगों को खदेड़ देते हैं, फिर एकत्व हो जाता है, प्रभुत्व हो जाता है केवल अकेले इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड के लोग एक प्रकार से यहाँ पर शासन करना प्रारंभ करते हैं। फिर 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में एक प्रकार से इंग्लैंड लोगों की जीत होती है। फिर उसके बाद में होता है बक्सर का युद्ध, ठीक है, और बक्सर का युद्ध 1761 में होता है। फिर उसके बाद में वो भी अंग्रेजों के द्वारा एक प्रकार से पराजित होते हैं यहाँ के लोग। तो फिर इसके बाद में क्या होता है, 1761 और 1757 के युद्ध से अंग्रेजों को ये लग गया कि भारत में फुटमत अगर कर लेंगे तो यहाँ पर हम शासन कर सकते हैं। और एक प्रकार से फिर 1757 से लेकर के 1857 तक एक प्रकार से अंग्रेज लोग इधर उधर करके शासन करते रहते हैं। लेकिन 1857 ईस्वी में एक क्रांति होती है, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले, या भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, या भारत का एक प्रकार से भारत में 1857 की क्रांति। तो एक क्रांति होती है जो कि प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सिचुएशंस होती हैं। अब जब वही चीज़ तो आप इसमें शुरुआत में पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। तो वही सारी चीज़ें जब होती हैं, 1857 ईस्वी में क्रांति होती है। झांसी की रानी उसमें खास करके झांसी से लड़ रही थी, झांसी से नेतृत्व कर रही थी क्रांति का। मंगल पांडे बैरकपुर से, इसी मंगल पांडे ने ही सबसे पहले गोली दागी थी जनरल डायर को, या किसको, हाँ डायर को दागी थी। इसके अलावा आप देखते हैं कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय कर रहे थे। इसके अलावा और भी लोग जो थे वो एक प्रकार से अलग अलग स्थानों से, जैसे कानपुर से तात्या टोपे कर रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य अन्य जगहों से लोग जो है एक प्रकार से इस क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन क्रांति जो थी एक प्रकार से वो एकजुट नहीं थी, और एक प्रकार से एक नेता की कमी उसमें खल रही थी, क्योंकि दिल्ली का जो सुल्तान था वो वृद्ध हो चुका था, उसके पास एक प्रकार से उतनी शक्ति नहीं बची थी, और ना ही उतनी सामर्थ्य थी कि वो एक प्रकार से अंग्रेजों का खुल करके सामना कर पाता। तो इस दृष्टि से क्या हुआ कि क्रांति असफल होती है। लेकिन असफल होते हुए भी इस क्रांति ने बहुत बड़ा एक प्रकार से काम किया। अब काम क्या हुआ कि अब चूंकि अभी तक कंपनी का शासन होता है 1857 तक, फिर 1858 ईस्वी में ब्रिटेन में एक महारानी होती है विक्टोरिया। 1858 में एक प्रकार से वो वहाँ से घोषणा पत्र जारी करती है 1858 ईस्वी में, और कहती है कि एक प्रकार से वहाँ इस समय भारत में एक प्रकार से उस समय शासन कर रहे थे कौन, भारत में उस समय जो भारत सरकार में उस समय जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को एक प्रकार से क्या होता है, महारानी विक्टोरिया जो होती हैं वो एक प्रकार से एक अधिनियम पारित करती हैं 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली जाती है, कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली जाती है, और अब एक प्रकार से आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड जो होगा उसका उपनिवेश हो जाएगा भारत। ये चीज़ें इसमें बताई गई, और इसमें आश्वासन दिया गया कि भारतीयों पर अब जुल्म नहीं किया जाएगा, अत्याचार नहीं किया जाएगा। और 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जो है पढ़ करके सुनाया जाता है, और वायसराय
एक प्रकार से लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था और इसने पढ़ करके सुनाया। और 1858 ईस्वी के अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल जो पहले चूंकि कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था, तो भारत का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वो कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन अब जो है वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत में अब वायसराय होने लगे, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बदल करके नाम वायसराय कब किया गया? तो 1858 के अधिनियम से किया गया। वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब होता है सम्राट का प्रतिनिधि, यानी कि अब सम्राट जो वहां पर होंगे ब्रिटेन में, वहां के सम्राट के एक प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन करेंगे। कौन? ये करेंगे लॉर्ड कैनिंग करेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से ये हुआ। तो 1858 ईस्वी में भारत सरकार का अधिनियम बना और ये अधिनियम जो था एक प्रकार से, अधिनियम का मतलब होता है भारत पर शासन करने का एक प्रकार से नियम बनाया गया, ठीक है। तो वो अधिनियम बनाया गया। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में ये नियम चलता रहा। फिर उसके बाद में क्या आता है? फिर उसके बाद में अब इंग्लैंड के हाथों में डायरेक्ट शासन चला जाता है भारत का, और भारत में चीज़ें जो होती हैं वो इंग्लैंड के नियम के अनुसार बनती है। इंग्लैंड में नियम बनता है और भारत में वो लागू होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है? भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861 में। ये सब एक एक चरण है भारतीय संविधान के। दूसरा चरण क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम आता है 1861 में आता है। 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है, प्रशासन में इसमें क्या हुआ कि पहली बार भारतीयों को बंगाल, मद्रास और बम्बई ये 3 परिषदें बनाई गई और भारत मतलब प्रशासन में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। एक भारतीय को एक प्रकार से प्रशासनिक मामलों में शामिल किया गया इसमें, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इसमें बंगाल, मद्रास और बम्बई में परिषदें इसमें बनाई जाती हैं और उसमें भारत के एक व्यक्ति को, भारतीय को शामिल किया गया। फिर उसके बाद में क्या होता है? अगला चरण जो आता है नियम कायदे बनने का, ठीक है, भारत में, वो आता है कौन सा नियम? 1892 का समय आता है। जो कमियां 1861 में रही उसको पाटने के लिए 1892 का अधिनियम आता है, ठीक है। और इसमें एक प्रकार से 16 सदस्यों को निश्चित कर दिया गया। यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 सदस्य जो होंगे वो एक प्रकार से होंगे परिषद में, और 20 सदस्य भी हो सकते हैं, ठीक है। 1892 ईस्वी का अधिनियम आता है। इसके और भी कई सारे प्रावधान थे, हालांकि इतिहास हम नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम भारतीय पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो उसमें चीज़ें आपको आएंगी। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें इसमें पूछी जाती है तो मैं चर्चा कर दूंगा, मॉडल पेपर में इस चीज़ों को बता दूंगा। भारत शासन अधिनियम इसके बाद में आता है 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में जो अधिनियम आता है उसमें 1892 में जो कमियां रह गई थी, उसी 1892 ईस्वी की जो कमियां थी उसको पाटने के लिए 1909 ईस्वी में एक प्रकार से अधिनियम आता है, ठीक है। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1909 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है उस समय जब आता है तो उस समय भारत सचिव का भी पद एक हो जाता है, मतलब भारत में एक सचिव होते हैं और एक प्रकार से भारत के एक प्रकार से वायसराय एक होते हैं, ठीक है। तो भारत में उस समय सचिव कौन थे? मार्ले थे। मार्ले जो थे वो एक प्रकार से उस समय जब भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी का आया तो उस समय एक प्रकार से मार्ले जो थे वो भारत सचिव हुआ करते थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे, ठीक है। इसीलिए इसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि 1892 में जो कमियां रह गई थी उसी को सुधारने के लिए ये चीज़ आई, यानी 1919 का अधिनियम आता है और भारत सचिव उस समय मार्ले थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे, ठीक है। और इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। भारत शासन अधिनियम जो था 1909 में आया था। इसमें क्या किया गया? परिषद के सदस्यों की संख्या जो थी वो 69 कर दी गई बढ़ा करके। जो 1892 में 16 सदस्य हुआ करते थे एक परिषद में, वो संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई भाई? वो संख्या बढ़ा करके 69 कर दी गई। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी कई सारे प्रावधान इसमें किए गए, किसमें भाई? 1909 ईस्वी में और भी कई सारे प्रावधान इसमें किए गए। इसमें प्रावधान ये भी किया गया कि जो है प्रांतीय विधान परिषदों के में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि तो की गई। इसके अलावा बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा तथा यूपी में इसकी संख्या 50 कर दी गई। पंजाब, असम और बर्मा में 30 कर दी गई। इसके अलावा क्या हुआ? मतदान करने की अत्यंत कठोर शर्तें इसमें थीं। केवल आय करदाता अथवा भूमि करदाता अथवा संपत्ति वाला व्यक्ति ही वोट वगैरह दे सकता था, मतदान कर सकता था। इसके अलावा विधान परिषद के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि कर दी गई। बजट पर वाद विवाद करने के लिए विस्तार से नियम भी जारी किए गए इसमें, ठीक है, 1909 के अधिनियम में। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा इसमें और कई नीति बनाई गई, जैसे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की वृद्धि कर दी गई। लॉर्ड सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे काम होते हैं। बम्बई, मद्रास और बंगाल में कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 2 के स्थान पर 4 कर दी जाती है और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को अधिकार दे दिया जाता है
कि वह अन्य प्रांतों में कार्यकारी परिषदों की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे जो अभी तक कुछ निश्चित इलाकों में ही परिषद बनाई गई थी, अब वो परिषद एक प्रकार से कहीं पर भी बनाई जा सकती है, ठीक है, इसका अधिकार मिल जाता है। और मार्ले मिंटो इसलिए कहा जाता है इसको, चूंकि मार्ले भारत सचिव थे उस समय और मिंटो जो थे वो वायसराय थे, ठीक है। इसके बाद में अगला जो अधिनियम आता है वो अधिनियम आता है मेरे भाई कौन सा, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम की अगर बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम जो है इस 1919 का, ठीक है, 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है। और इसमें जो है भारतीयों की संख्या जो है पहले 1 जो थी भारतीय परिषद में उसको बढ़ा करके 3 कर दी गई, ठीक है, यानी बढ़ गई सदस्य संख्या। और इस समय जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो उस समय मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। इसीलिए चूंकि 1909 ईस्वी में बहुत सारी कमियां थी, 1909 ईस्वी में जो कानून बना था उसका बहुत विरोध भी हुआ था, बहुत विरोध हुआ था इसका, ठीक है। और इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में इनकी कमियों को पाटा गया और इसीलिए इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और 1919 के अधिनियम से ही प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है, दोहरा शासन का प्रावधान प्रांतों में शुरू किया गया था इसी मतलब कि इसी से, ठीक है। इसके अलावा भारत मंत्री और उसके कर्मचारियों का वेतन जो है ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा था, इससे पहले भारत से ही दिया जाता था। और इस परिषद के सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ा करके 10 कर दी जाती है। भारतीय मामलों पर भारत मंत्री का नियंत्रण कम कर दिया गया और उसके कुछ अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती है इसमें। और इसके बाद में क्या होता है, ये 1919 का अधिनियम में जो कमियां रह जाती हैं इसका भी विरोध होता है बाद में। और इसमें जो कमियां होती हैं उन कमियों को एक प्रकार से भारत शासन अधिनियम आता है 1935 का, 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें उन कमियों को पाटा जाता है। और 1935 का अधिनियम जो है यहाँ से एक प्रकार से बात की जाए तो भारतीय संविधान में लगभग बहुत सारे अनुच्छेदों को हूबहू या तो उतार लिया गया है या फिर उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे संविधान संशोधन मतलब संविधान के अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में संकलित है वो 1935 के अधिनियम से संकलित है। चूंकि 1935 के जो अधिनियम है वो कहीं ना कहीं पे उनके जो है इतिहास में अगर आप देखिएगा तो ये सब जितने मैंने शुरुआत के बताया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम हुआ या 1909 का अधिनियम हुआ, 1892 का हुआ, 1858 का अधिनियम हुआ या फिर एक प्रकार से ये 1919 का अधिनियम हुआ, इन सभी का कहीं ना कहीं पे योगदान रहा है 1935 के अधिनियम बनने का। और इसीलिए 1935 के अधिनियम से बहुत सारे अनुच्छेदों को हूबहू ग्रहण कर लिया गया या फिर उसमें कुछ एक प्रकार से संशोधन करके भारतीय संविधान में अपना लिया जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है मेरे भाई, फिर इसके बाद में आता है 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्या आता है भाई, क्रिप्स मिशन भारत में आता है, ठीक है। क्या आता है भाई, क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आता है। और फिर उसके बाद में जब क्रिप्स मिशन भारत में आता है, क्रिप्स मिशन जो भारत में आता है 1942 में आता है, इसका घोर विरोध होता है। और जब इसका घोर विरोध होता है एक प्रकार से तो इसके बाद में बताया जाता है कि भाई भारत को आज़ादी मिल जाएगी। इसमें सारी चीज़ें निश्चित 1942 से ही कहीं ना कहीं पता हो जाता है कि भारत में एक प्रकार से एक संविधान सभा का निर्माण होगा। इसके लिए फिर 1946 ईस्वी में का समय आता है। 1946 ईस्वी में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन जो है वो इंग्लैंड से बन करके भारत आता है और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है और भारत एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा का गठन होने के बाद में संविधान का निर्माण किया जाता है। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन और निर्माण, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर आप यहाँ पर कह सकते हैं, ये आप समझिए। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपसे दीर्घ उत्तरीय में इस प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय में इतना अगर आप लिख दीजिएगा बढ़िया तरीके समझा करके तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर बन गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दूसरा संविधान सभा का गठन और निर्माण कैसे हुआ इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आती है और वो सारे के सारे प्रावधान बताती कैसे कैसे क्या होगा, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा के निर्माण के लिए क्या होता है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो बताई जाती है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बताई जाती है कि 389 सदस्य होंगे कुल एक प्रकार से संविधान सभा में। अब वो 389 सदस्य जो होंगे वो कहाँ से होंगे, कौन कौन होंगे, ये बात यहाँ पर मैंने आगे लिखी हुई है। जैसे कि 389 सदस्य जो होंगे संविधान सभा में कुल मिला करके वो सदस्य कहाँ से होंगे, 292 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश प्रांत मतलब कि ऐसे प्रांत या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अभी तक ब्रिटिश या ब्रिटेन का एक प्रकार से आधिपत्य था या ब्रिटेन का शासन था, जहाँ पर जिन जिन राज्यों में
वहाँ से एक एक राज्यों से, एक एक प्रांतों से एक एक व्यक्ति जो होगा एक प्रकार से वो क्या आएगा, वो आएगा। जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया, एक एक प्रांतों से एक एक व्यक्ति आएगा। और ऐसे प्रांत उस समय कितने थे, 292 प्रांत ऐसे थे जिस पर ब्रिटिश का अधिकार था। तो ब्रिटिश प्रांतों से के प्रतिनिधि जो होंगे 292 प्रतिनिधि आएंगे। 4 जो होंगे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आएंगे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब होता है जैसे आज दिल्ली है, पांडिचेरी है, ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, ये सब एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैसे पहले कमिश्नरी हुआ करती थी, तो 4 चीफ कमिश्नरी थी। तो वहाँ से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 जो होंगे, 4 व्यक्ति जो है चुन करके आएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा 93 उस समय देसी रियासतें थी। 93 देसी रियासतें हुआ करती थी, एक प्रकार से बड़ी बड़ी देसी रियासतें, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। तो उन छोटी रियासतों मतलब उन बड़ी रियासतों से जो कि 93 की संख्या में थी भारतीय रियासतें, वहाँ के एक प्रकार से प्रतिनिधि होंगे। कितने, वहाँ से 93 प्रतिनिधि होंगे देसी रियासतों से, 93 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे और 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। फिर क्या होता है, ये सारी बातें बताई जाती है कि भाई इतने सदस्य होंगे और इस प्रकार से उसका बंटवारा किया। 392 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 392 में अगर 4 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 292 में तो कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। 296 में 3 और जोड़ दीजिए, 299 हो गया। और 299 मान लीजिए 300 तो 390 और यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 92 ये बच रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 89 हो जा रहा है, ठीक है। चूंकि यहाँ से आप 4 ले लीजिए, यहाँ का आप 4 अभी ले लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 89 या जोड़ लीजिए, 89 बच रहा है, 1 मिनट में जोड़ ही दे रहा हूँ। तो 93 में 4 जोड़ेंगे 97 हो जाएगा और 292 और 97 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 9 9 18 के 8 हासिल 1 और 3, 389 सदस्य हो गए। तो कुल मिलाकर के इतनी बात की गई थी। तो 389 सदस्यों की एक प्रकार से एक सभा का गठन करने की बात कही गई। अब होता क्या है कि जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव होते हैं। संविधान निर्मात्री सभा का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में क्या होता है, संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य जो होते हैं, सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव होते हैं, ठीक है। 379 सदस्य जो होते, 389 सदस्यों में से, चूंकि 389 सदस्यों की बात कही गई थी संविधान सभा में कुल, लेकिन उनमें से 389 सदस्यों में से चुनाव कितने पर होते हैं भाई, 296 पर ही चुनाव हो पाते हैं। कितने पर चुनाव होते हैं भैया, 296 पर ही चुनाव हो पाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अच्छा इसमें भी 296 जब जगहों पर चुनाव होता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है, उसका परिणाम ये निकलता है कि कांग्रेस पार्टी जो होती है वो 202 सीटों पर विजयी होती है। सबसे ज़्यादा बढ़त कांग्रेस के पास ही थी, 202 जो है क्षेत्रों से कांग्रेस जीतती है। और जब 202 स्थानों से कांग्रेस जीती तो मुस्लिम लीग को लगा कि भाई जो कांग्रेस कहेगी वही होगी, क्योंकि हम लोगों तो बहुत जगहों पर हार गए हैं, हम जीते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कांग्रेस जो है यहाँ पर बहुमत में हो गई, 202 सीटों पर कांग्रेस विजयी होती है। मुस्लिम लीग जो थी वो 73 सीटों पर विजयी होती है, ठीक है। निर्दलीय 7 सीटों पर एक प्रकार से निर्दलीय लोगों ने जीता। एकतावादी मुस्लिम पार्टी थी, उसने 3 जो है सीट जीती। इसके अलावा भारतीय ईसाई जो थी वो एक प्रकार से भारतीय ईसाई वाली पार्टी वो 2 सीट जीतती है। कृषक प्रजा मुस्लिम जो है पार्टी थी वो 1 सीट जीतती है। हिंदू महासभा उस समय 1 सीट जीतती है और अनुसूचित जाति फेडरेशन 1 सीट पर विजयी होती है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन 1 सीट पर और साम्यवादी जो एक प्रकार से पार्टी थी वो भी 1 सीट पर विजयी होती है। कुल मिलाकर के 292 सीटों पर एक प्रकार से चुनाव होता है, ठीक है। 292 सीट जो होते हैं कुल मिलाकर के उस पर चुनाव होते हैं और 4 चूंकि यहाँ पर मैंने बताया था चीफ कमिश्नरी से आते थे तो इस पर चुनाव नहीं हुआ, तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से एक प्रकार से मनोनीत होकर के आ गए थे, ठीक है। तो 292 सीटों पर चुनाव हुआ, 4 ये तो एक प्रकार से 96 हो गया। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या हुआ, इसके बाद में जब ये चुनाव हो गया, परिणाम निकला, तो मुस्लिम लीग को एक प्रकार से लगा, चूंकि मुस्लिम लीग एक प्रकार से पहले से ही बंटवारे की बात कर रही थी, भारत विभाजन की बात कर रही थी, तो भारत विभाजन का प्रश्न उठता है। तो भारत विभाजन के लिए एक प्रकार से वहाँ पर चीज़ें होती हैं, इंग्लैंड के लोग मिल करके आपस में सब मिल करके भारत विभाजन करवा देते हैं और बहुत सारा जन धन हानि होती है, नरसंहार होता है बहुत सारा। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम लीग जो होती है वो भाग नहीं लेती है। प्रथम सत्र जब होता संविधान एक प्रकार से संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को
प्रथम बैठक होती है किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक आपसे प्रश्न करता है तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रथम सत्र जब 9 दिसंबर 1946 में जो है एक प्रकार से संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है, उस समय चूंकि बहुत जल्दी जो है उसका चूंकि अध्यक्ष का चुनाव हो नहीं पा रहा था कि अध्यक्ष कौन बनेगा इसका, तो अध्यक्ष में चूंकि उस समय क्या था कि भाई सबसे वृद्ध आतुर जो थे या सबसे वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य के रूप में संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। अस्थायी मतलब क्या होता है कि वो एक प्रकार से चुने हुए नहीं थे, उनको सर्वसम्मति से बता दिया गया था कि भाई सर्वसम्मति क्या कि एक दिन पहले दिन की बैठक हुई, मुस्लिम लीग अलग चली गई, मतलब वो एक प्रकार से भाग ही नहीं ली। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई ये सबसे एक वरिष्ठ है, इन्हीं को बना दिया जाता है, तो इनको कार्यकारी के लिए ताकि जो है आज का काम हो, तो अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के, कार्य होता है। फिर उसके 2 दिन के बाद में 2 दिन का बाद आता है और उसके बाद में क्या होता है, उसके 2 दिन के बाद में 11 दिसंबर की डेट होती है 1946 का। इस समय 9 दिसंबर के 2 दिन के बाद में दूसरी बैठक होती संविधान सभा की, और जब दूसरी बैठक होती संविधान सभा की उस स्थिति में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव होता है और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाद में बनते हैं, उनको सर्वसम्मति से जो है संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बहुत पढ़े लिखे थे, हिंदी के कवि भी हुए हैं, मतलब कि हिंदी में लेखन काम भी किया इन्होंने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया तो ये अस्थायी सदस्य के रूप में कब चुन लिए जाते हैं? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, फिर 13 दिसंबर यानी कि 2 दिन के बाद जब ये बैठक होती है, इसमें नेहरू जी को ये भार सौंपा गया कि आप जो है उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान सभा का क्या उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप जो है सामने लाओगे, उद्देश्य प्रस्ताव आपको पारित करवाना है। तो उसके 2 दिनों के बाद में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 13 जनवरी 1947 को, ठीक, सॉरी 23 जनवरी, चूंकि 13 दिसंबर की ये बात है, 13 दिसंबर के बाद 17 दिन के बाद में आप देखते हैं कि दिसंबर के बाद जनवरी आती है, तो 23 जनवरी को लगभग 1-2 महीने के बाद में या 1 महीने के बाद बोले 1947 ईस्वी को पारित हो जाता है क्या, जो इनका उद्देश्य प्रस्ताव होता है, जो संविधान सभा के लिए उन्होंने लिखा था। संविधान सभा के लिए जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लिखा था वो एक प्रकार से जो आज भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं पे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रभावित है किससे? उद्देश्य प्रस्ताव से। किसके? जो कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का, ठीक है। उसी से प्रेरित है भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब भारतीय संविधान का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तावना, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो यहाँ से ही प्रभावित है। इसके अलावा इसके बाद में आगे क्या होता है, आगे होता है मेरे भाई 29 अगस्त की डेट आती है। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति जो है वो बनाई जाती है। प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति जो है संविधान निर्मात्री सभा एक प्रकार से के द्वारा एक समिति का निर्माण किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके सलाहकार थे BN राव, और BN राव के अलावा भी इसमें कई सारे सदस्य थे, ठीक है, जो संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई थी। इसके और भी कई सारे सदस्य थे, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो संविधान निर्मात्री सभा के बहुत सारे सदस्य थे। उसमें एक प्रकार से जो समिति थी, खास करके प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे BR अम्बेडकर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावा खास करके बहुत सारे संविधान सभा के और भी सदस्य थे, और मतलब और भी तमाम सारे लोग थे जिन्होंने एक प्रकार से संविधान निर्मात्री सभा में भाग लिया था या उसके सदस्य थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें और भी सदस्य कौन कौन थे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें अन्य सदस्य थे N गोपाला स्वामी आयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर और DP खेतान, ये लोग थे। कुछ दिन बाद क्या होता है, BL मित्तर का स्थान पर जो है N माधवन राव जो है वो आ जाते हैं, और 1948 में DP खेतान चूँकि मर जाते हैं तो उनके अनुपस्थिति में TT कृष्णमाचारी द्वारा जो है उनका स्थान पूर्ति करवाई जाती है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष उस समय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने रहे। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं, और इसीलिए
लिए बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि संविधान जो बनाया है, संविधान लिखा है, वो किसने लिखा है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ चली, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई, ठीक है। हालांकि डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत सारा योगदान भीमराव अंबेडकर जी का है। बहुत विद्वान आदमी थे भीमराव अंबेडकर जी। और आपको बता दूं, भीमराव अंबेडकर जी की एक खासियत ये थी कि एक प्रकार से ये बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे और एक वकील भी थे, और एक प्रकार से बहुत कानून के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति थे उस समय। और कानून के जानकार चूंकि ये थे, इसीलिए इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया, चूंकि ये ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सलाहकार थे BN राव जी, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, परपांगी विद्वान थे। और इसके जो है सदस्य थे वो भी एक प्रकार से विद्वान ही थे, तभी इस समिति में प्रवेश पाए थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद में क्या होता है, जब प्रारूप समिति का गठन होता है, प्रारूप समिति जो है वो 30 दिसंबर 1947 को से अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। किस दिन से? 30 दिसंबर 1947 से अपना कार्य प्रारंभ कर देती है संविधान को लेकर के। 141 बैठकें कुल मिलाकर के प्रारूप समिति की होती हैं, ठीक है। और 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रथम प्रारूप जो है वो तैयार हो जाता है। और प्रथम प्रारूप जो है वो जब तैयार होता है 21 फरवरी 1948 को, फिर उसके बाद में उसमें कुछ कमियां होती हैं। उस कमियों को पाटने के लिए, उस कमियों को भरने के लिए 26 अक्टूबर की डेट आती है। और 26 अक्टूबर को 1948 ईस्वी में संशोधित जो है प्रारूप तैयार किया जाता है 1948 में, और वो प्रस्तुत किया जाता है। 26 अक्टूबर 1948 को संशोधित जो है प्रारूप तैयार करके उसको फिर से पेश किया जाता है संविधान सभा में। फिर क्या होता है, 5 नवंबर 1948 पर क्या होता है, 5 नवंबर 1948 को विचार विमर्श होता है उस प्रारूप जो प्रस्तुत किया था भीमराव अंबेडकर की समिति, यानी प्रारूप समिति ने जो एक प्रकार से प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? जो प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया था 21 फरवरी 1948 को, उसमें कुछ कमियां थी, तो उसको सुधारने के लिए फिर से कुछ समय लिया गया। और लगभग फरवरी के बाद आप देखते डायरेक्ट अक्टूबर में 26 अक्टूबर 1948 को संशोधन करके, उसमें जो कमियां थी उसमें संशोधन करके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और उनकी समिति ने मिलकर के फिर से प्रस्तुत किया। कब? 5 नवंबर की डेट को, ठीक है। 26 अक्टूबर को एक प्रकार संशोधित किया और प्रस्तुत किया, लेकिन 5 नवंबर 1948 को पर क्या हुआ, 5 नवंबर से 1948 में विचार विमर्श प्रारंभ हो जाता है। इनकी प्रारूप समिति के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, तो जो प्रारूप उन्होंने संविधान का स्ट्रक्चर जो तैयार किया है उस पर विचार विमर्श शुरू हो जाता है। और जब इस पर विचार विमर्श शुरू हो जाता है 5 नवंबर 1948 को, फिर उसके बाद में क्या होता है, संविधान सभा में इस प्रारूप पर 1 वर्ष तक वाद विवाद होता रहता है। 1 वर्ष तक लगातार वाद विवाद जब इस पर होता है, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था प्रारूप समिति ने, तो उस पर बहुत ज़्यादा विवाद होता है, बहुत ज़्यादा वाद होता है, बहुत सारे लोग उसके पक्ष में होते हैं, बहुत सारे लोग विपक्ष में बोलते हैं। तो इस प्रकार से खंडन मंडन की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती रहती है। और जब खंडन मंडन की प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रहती है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में निष्कर्षता प्रारूप में लगभग कुल लोगों ने बताया लगभग 7535 संशोधन प्रस्तावित किए गए। 7535 संशोधन प्रस्तावित किए गए। जो कमियां उसमें बताई गई कि ये कमी है, इसके जगह स्थान पर ये होना चाहिए, ये त्रुटियां रह गई, इसके स्थान पर ये होना चाहिए। तमाम सारे लोग जब उसमें बैठे रहते, कई सारे सदस्यों की संख्या मैंने आपको बता दी, तो सभी लोग अपना अपना मंतव्य रखते थे। एक लोग बोलते थे, फिर दूसरे सुनते थे, फिर सभी लोग सुनते थे, फिर दूसरे लोग बोलते थे। इस प्रकार चर्चा होती थी, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी, मतलब उसी बीच में तर्कों से माध्यम से सारी चीज़ें हो जाती थी। अब हिंदी भाषा को लेकर के कई दिनों तक लगातार चर्चा होती रही कि भाई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जाएगी या राजभाषा होगी या क्या होगी। उस पर कोई लोग हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे, जिसमें उर्दू और अरबी के शब्द हिंदी में मिले रहते हैं। कुछ लोग एक प्रकार से जो है हिंदवी की बात कर रहे थे, कुछ लोग हिंदी की बात कर रहे थे। तो अलग अलग लोग जो है एक प्रकार से अलग अलग भाषा की बात कर रहे थे। अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने विचार दे रहे थे। और ऐसी स्थिति में खंडन मंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 7535 संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं कि भाई इतना संशोधन इसमें करना चाहिए। प्रारूप जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति ने प्रस्तुत किया था उसमें 7535 संशोधन प्रस्तावित किए गए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि 2437 संशोधन भी किए गए। 2437 मुद्दों पर ही विचार किया गया, बाकी विचारों का खंडन कर दिया गया।
2437 विचार 2400 यानी 2437 मुद्दों पर विचार किया गया और बाकी विचारों को एक प्रकार से नेगलेक्ट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में फाइनली क्या होता है, फाइनली सारा विचार उचार हो करके उसके बाद में 26 नवंबर की डेट को 1949 के दिन को भारतीय संविधान पारित हो जाता है। और इस प्रकार अगर देखें तो संविधान के लिए निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो आपसे प्रश्न पूछता है संविधान बनने में कितना समय लगा, तो आप बताएंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से बन करके तैयार कब हुआ संविधान, आपसे पूछेगा संविधान पूर्ण रूप से बन करके कब तैयार हुआ, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ अगर आपसे पूछेगा पूर्ण रूप से, तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। क्यों लागू किया गया, क्यों लागू नहीं किया गया 26 नवंबर को जब बन गया था, इसलिए लागू नहीं किया गया था क्योंकि 26 जनवरी की डेट को लागू करना था। 26 जनवरी डेट के पीछे एक कारण ये था कि 26 जनवरी की डेट को ही एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता या प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में भारत का झंडा फहराया गया था और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी तमाम सारे कांग्रेस के लोग थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रकार से उस समय अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में झंडा फहराया जाता है और प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है या स्वतंत्रता दिवस उसी दिन मनाया जाता है कि भाई उद्घोष कर दिया था। तो 26 जनवरी की डेट जो है इसी दृष्टि से फेमस थी और इसीलिए लोगों ने सोचा कि 26 जनवरी को ही अपना संविधान लागू किया जाएगा। इससे पहले 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता या अन्य प्रावधान जो थे वो लागू कर दिए गए थे। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान थे जो एक प्रकार से पूरा संविधान नहीं लागू किया गया था, पूरा का पूरा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ताकि 26 जनवरी की डेट को एक प्रकार से हम लोग याद रखें और आज हम इसको गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी और संविधान के चरण, संविधान प्रक्रिया, भारतीय संविधान बनने के चरण देखे, ठीक है। और उसके बाद संविधान सभा गठन और उसका निर्माण देखा, ठीक है। और संविधान क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने जाना। विस्तार से हर चीज़ के बारे में आप लोगों ने समझा, चर्चा करी जिस पर हमने। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से आप सभी लोग, ठीक है। अब जब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे संविधान जो सभा बनी थी या संविधान जो बनाया गया था इसकी कई सारी आलोचनाएं बाद में होती हैं। इसमें कहा गया कि संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था नहीं थी, इसमें एक प्रकार से चूंकि निर्वाचन के द्वारा सारी चीज़ें नहीं हुई थी, कुछ कमियां भी रहती थी। मतलब चूंकि क्या हुआ कि संविधान सभा का निर्वाचन जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसके सदस्यों का निर्वाचन जो किया गया था वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। यानी आलोचकों का यह तर्क था कि संविधान सभा को जनता का जनादेश प्राप्त नहीं था। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह संविधान सभा जो है अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत भिन्न है जिसकी रूपरेखा पंडित नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। यानी एक प्रकार से इसकी आलोचनाएं खूब होती हैं, क्योंकि जो सदस्य जो चुन करके आए थे चाहे कांग्रेस पार्टी के, वो सब विधानसभाओं से ही आ गए थे। जनता की एक प्रकार से पूर्ण सहमति नहीं थी। संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कांग्रेस की प्रधानता इसमें ज़्यादा थी, क्योंकि ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि एक दलीय देश में संविधान सभा निश्चित रूप से एक दलीय संस्था थी। यानी कांग्रेस संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत की थी। कांग्रेस ही इसमें प्रभुत्व थी और कोई एक प्रकार से उसमें प्रभुत्वता नहीं थी। उसमें संविधान सभा की प्रभुसत्ता के आगे प्रश्न खड़ा किया गया। सांप्रदायिक आधार पर गठन हुआ है इसका। श्रमिकों, दस्तकारों और किसानों का उचित प्रबंधन नहीं किया गया और वकीलों का आधिपत्य इसमें बता दिया गया, चूँकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, ये सब उच्च कोटि के कानूनविद और वकील हुआ करते थे। और ऐसी स्थिति में जब ये सब वकील थे तो क्या हुआ कि ये लोग एक प्रकार से इतनी जटिल शब्दावली में संविधान लिख दिया, इतना जटिल शब्दावली संविधान की बना दी कि आम अगर इंसान चाहे कि संविधान की मूल प्रति को पढ़ करके संविधान के बारे में जान सके, समझ सके, तो वो समझ नहीं पाएगा। संविधान इतना जटिल है भारत का कि उसको समझना एक प्रकार से आम इंसान के बस की बात नहीं है। और इसीलिए भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। चूँकि भारत में वकीलों, मतलब भारत के संविधान बनने में वकीलों की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। वकील लोगों ने मिल करके ही संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। और इस दृष्टि से अगर देखें वकीलों का प्रभुत्व था, तो इस प्रकार से वकीली भाषा ज़्यादा लिखी गई। और आज वकीलों का स्वर्ग इसीलिए भारतीय संविधान को कहा जाता है, क्योंकि वकील यहाँ पर प्रभुत्व हैं और कोई व्यक्ति अपने बारे में या अपने केस को खुद लड़ता भी है तो समझ ही नहीं पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी जटिलताएं होती, बहुत दिन लगता है आपको कानून की पढ़ाई करने के बाद में ही आप उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है। आम इंसान के बस की बात नहीं भारतीय संविधान को समझना जानना। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से संविधान सभा और ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे हम संविधान की
की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।